Hey guys, welcome again in our next वीडियो जिसमें हम आरएस के पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमने वर्ल्ड टोपोग्राफी कर ली थी, विश्व की इस्तिला कर दी, जिसके 2003 से 2024 के सारे क्वेश्चन हो गए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है नदियाँ व झीलें, किसकी? विश्व की, ऑफ द वर्ल्ड। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस 2003 से 24 के बीच में पूछे गए हैं आरएस में, पीवाई क्यूज़ में, प्रीलिम्स में, हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट गेट स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन लेते हैं। मैंने साल लिखी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में हमने इसके मैप अटैच किया है ताकि क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग से आसपास की चीज़ें क्लियर हो सके। उसके साथ साथ हमने उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड हम इसको आरएस को कैसे आईएएस प्रीलिम्स से रिलेटेड कर सकते हैं वो जोड़ेंगे। तो हम अब अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यू की। सो क्वेश्चन नंबर 1, एब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? सोचिए। 4, 5, 3, 2, 1। बताइए आंसर। तो इसका आंसर है ए, नॉर्थ सी। ठीक है, कैसे देखिए, अब मैं इसका मैप देखते हैं पहले। देखिए ये राइन रिवर है, यहाँ से निकल रही है और स्विट्ज़रलैंड की आल्प्स पर्वत से, और यहाँ से निकलते हुए उसके डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। और ये नॉर्थ सी इसमें जाके गिरी है। ठीक है, तो देखिए जो अपनी ये एब रिवर है, चेक गणराज्य के से निकलती है और ये भी नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, जर्मनी से होते हुए। ठीक है, तब हम इसका आंसर उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी, और ये दोनों ही नदियाँ उत्तरी सागर में गिरती हैं। ये दोनों यूरोप की महत्वपूर्ण रिवर है। ठीक है, और राइन नदी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड से आग से निकलते हुए जर्मनी तथा नीदरलैंड होते हुए बहती है। एल्ब नदी जो है ये चेक गणराज्य से निकलती है और जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। तो देखिए यूपीएससी में नदियों के मुहाने कौन कौन से देश हैं, उनके बड़े सिटी कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें एक इन नदियों के पास में जो भी देश हैं हम उनको देखेंगे। जब देखिए जैसे ये राइन रिवर है, राइन रिवर के यहाँ से आते इस से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं अल्पाइन राइन। ठीक है, अल्पाइन राइन। ये हॉक राइन। नेक्स्ट इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं ओव राइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं मिडल राइन, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं निडर राइन। ठीक है, और लास्ट में जब ये डेल्टा बना रही है यहाँ पे तो इसको बोलते हैं राइन डेल्टा। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में सुंदरवन डेल्टा, जैसे राइन डेल्टा। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको दे रखा है नाम, इसकी टोपोग्राफी की वजह से। तो इससे संबंधित और राइन रिवर से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन है, या फिर यूरोप में इस नदियों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, जो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और आरपीएससी के लिए भी। तो राइन रिवर हम आपको बताएं, राइन रिवर जो है ये सबसे व्यस्त व्यापारिक रिवर है। ठीक है, और ये रोटरडम जो पोर्ट है, ये रोटरडम पोर्ट रहा, रोटरडम पोर्ट से जुड़ी हुई है। एब नदी की बात करें तो चेक गणराज्य से उद्गम है और नॉर्थ सी में जाके इसका मुहाना खुलता है। डेन्यू रिवर की अगर बात करें तो डेन्यू रिवर काला सागर
ब्लैक सी में गिरती है। डेन्यूब रिवर ब्लैक सी, ठीक है। एक्चुअली इसमें डेन्यूब को कंफ्यूज करते हैं राइन के साथ, और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं। राइन का जो फ्लो है और डेन्यूब का जो फ्लो है, कई हमें कंफ्यूज करते हैं। नाम हम भारत से बाहर की नदियों के नाम हम उतने याद कर नहीं पाते हैं, हमारी उस कमी का फ़ायदा कमीशन उठाता है। नेक्स्ट है वोल्गा रिवर। जो वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर, ठीक है। वोल्गा रिवर कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो किसी महासागर में नहीं गिरती। महासागर, ये कैस्पियन सागर है, इसमें गिरती है। ओके, तो हम क्या सीखें? राइन, और अगर एक कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में, डेन्यूब ब्लैक सी में, और वोल्गा कैस्पियन सी में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यूपीएससी से इक्विवेलेंट है, यूपीएससी में आ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट, वोल्गा, ठीक है, शाबाश। डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? ब्लैक सी, वेरी गुड, ठीक है। रोटरडम बंदरगाह किस नदी से जुड़ा हुआ है? राइन, करेक्ट। एल्ब नदी जो है किन दो देशों से होकर बहती है? एल्ब रिवर जो है 2 देशों से, जर्मनी प्लस चेक रिपब्लिक से होते हुए बहती है। यूरोप की व्यापारिक जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दैट इज आल्सो राइन, ओके। तो हम इन नदियों से इम्पोर्टेंट चीज़ें साथ के साथ याद करते चलेंगे, और इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आएंगी। हो सकता है कि वन लाइनर तो हो सकता है कि वन लाइनर तो आती नहीं है, स्टेट पीसीएस को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन अगर उसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो हम डिफरेंट फैक्ट्स याद रखेंगे तो दूर अलग उनको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है झील और नदियाँ, ठीक है। झील और नदियाँ, कौन सी झील कौन सी नदी में, सॉरी, झील और देश, कौन सी झील कौन से देश में स्थित है? ओके, 5 4 3 2 1। तो बताइए आंसर इसका। कौन सी झील ऐसी है जो उस देश में नहीं है, सम्मिलित नहीं है? बाल्कस, ठीक है, हाँ बाल्कस ठीक है, ये कजाकिस्तान में स्थित है, करेक्ट एकदम। टिटिकाका पोली और वीरिविया के बॉर्डर पर है, हम मैप दिखाएंगे आपको इसका। ईरी यूएस एंड कनाडा, ओके। और बेकाल जो है वो यूक्रेन में नहीं है, बेकाल रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो जो अपनी बेकाल लेक है, ये सबसे ये रिवर है सबसे गहरी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कितनी गहरी है? 1642 मीटर, ठीक है। और ईरी और ये जो लेक्स हैं इसको अपन ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। ग्रेट लेक्स का मैप दिखाएंगे, उनमें से एक है, ठीक है, और बाकी करेक्ट है, ठीक है। लेक मीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। और लेक टिटिकाका जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल, मतलब हाईएस्ट नेविगेबल झील है, जो पेरू बोलिविया में है। और ग्रेट लेक्स में जो लेक्स हैं वो हमारी सुपीरिया, मिशिगन, हुरैन, ईरी और ओंटारियो, अभी हम दिखाते हैं। मैं बाल्कस लेक है, ये जो बाल्कस लेक है इसका
इंटरेस्टिंग है, 2 भाग है और एक भाग खट्टा या खारा और दूसरा मीठा भाग है। ठीक है, एक भाग में खारा पानी है, दूसरे में मीठा पानी है। तो ठीक है, बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक हो गई, याद कीजिए। कैस्पियन सी जो हम पढ़े थे वो लार्जेस्ट हो गए और टीटीका का हाईएस्ट नेविगेबल हो गया। ओके, तो अब इसके आप मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ग्रेट लेक्स जो हैं, जो यूएस और कनाडा बॉर्डर पे हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। इसका कुछ न्यूमेरिक्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेक बैकाल, ठीक है, लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे देखिए। ओके, और कजाकिस्तान में लेक बालकस, ये रहा कजाकिस्तान। ठीक है, तो अब और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इसके साथ तैयार करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए। अभी पढ़े ना अपन, बैकाल कितना डीप था, 1642। ठीक है, ऊपर लिखे हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। कैस्पियन सागर। देखिए, ये सागर है, इट इज़, ये नेम दिया हुआ है, लेकिन लेक इज सराउंडेड बाई लैंड। ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है वो भी चारों तरफ से ज़मीन से गिरा हुआ है, इसलिए ये सबसे बड़ी झील हुई। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? हाँ, वेरी गुड, टीटिका का। ये ग्रेट लेक्स में कौन सी झील सब केवल यूएसए में है, बताइए मैप देख के। मिशिगन। ओके, बाकी सारी झील यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। ओके, और इसका ऐसे, ये केवल यूएसए। बैकाल झील किस देश में स्थित है, बताइए। रूस में, साइबेरिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो अपन इनको जल्दी निपटाते हैं। पढ़िए और जवाब दीजिए। सिर और अमू नदी कहाँ गिरती है, किसमें गिरती है? 5 4 3 2 1। ओके, बताइए सही आंसर। करेक्ट, अरल सी। देखिए, अरल सी जो है, इसमें ये दोनों सिर दरिया, इसका पूरा नाम सिर दरिया और अमू दरिया, ठीक है, दोनों अरल सागर में गिरती है। और ये मध्य एशिया की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, मिडिल एशिया। ठीक है, और अमू दरिया को पहले का प्राचीन नाम ऑक्सस और सिर दरिया का प्राचीन नाम जैक्सार्टीस था। और अरल सागर के बारे में कुछ फैक्ट इंटरेस्टिंग है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, अरल सागर जो है वो विश्व की चौथी बड़ी झील माना जाता था पहले, सबसे बड़ी चौथी, लेकिन अत्यधिक यहाँ पानी कम है, अत्यधिक सिंचाई हुई और उसकी वजह से ये बिल्कुल बहुत इसका आकार सिमट गया है, और इसका आकार हम अभी फ़ोटो में आपको दिखाएंगे। और इसे कहते हैं कि अरल सागर विश्व की सबसे बड़ी इन्वायरमेंट कैटास्ट्रोफी है, सबसे बड़ी पर्यावरण त्रासदी के रूप में हम इसको जानते हैं। क्या है? पर्यावरण त्रासदी सबसे बड़ी। ठीक है, देख लेते हैं त्रासदी। देखिए, 1960 में जो एरिया ये था, अब वो एरिया पानी का मात्र इतना रह गया, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 90% ड्राइड। ये अमू दरिया और ये अपना सिर दरिया, यहाँ से तो अमू दरिया
और सिरदरिया अरल सी में। हम कैस्पियन सी को बताए थे लार्जेस्ट झील, तो देखिए कैस्पियन सी भी झील है, चारों तरफ से लैंड बाउंड्री, अरल भी लैंड बाउंड्री, बट अरल सूख चुका है। तो हम कुछ फैक्ट याद करते हैं। अरल सागर जो है किस किस के बीच है, पहली बात देख लीजिए मैप। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन अरल सागर का लगभग 90% हिस्सा सूख चुका है, सिकुड़ चुका है। और अमू दरिया जो है वो किस किस क्षेत्र से निकलती है, तो अमू दरिया देखिए, अमू दरिया यहाँ तजाकिस्तान से निकलती है, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से निकलते हुए अफ़गानिस्तान से आती है, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। और सिर दरिया जो है ये निकलती है किर्गिस्तान से निकलकर और कजाकिस्तान तक बहती है। ठीक है, तो इनके क्षेत्र पूछ सकते हैं कई बार कि, क्योंकि ये कम सुनी हुई रिवर्स हैं, इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, बताइए अमू दरिया और सिर दरिया किस में, अरल सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, और डेन्यूब ब्लैक सी में। ठीक है, पुराने फैक्ट भी साथ साथ रिवाइज करते चलिए, नहीं तो बाद में फिर आप कहेंगे कि रिवाइज़ नहीं हुआ, रिवाइज़ करवाया नहीं, दिमाग पे जोर आएगा। लेकिन रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने से ही सिलेक्शन होते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होते। इस वीडियो को आप 2x जिनके पास प्रीमियम है तो और स्पीड बढ़ा के मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो क्वेश्चंस याद होने चाहिए लास्ट ईयर के आपको। ठीक है, तो चलो ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं कि अरल सागर किन दो देशों के बीच है। अरल सी देखिए, अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी। ठीक है, डेन्यू नदी किस सागर में गिरती है, ब्लैक सी, डेन्यू रिवर ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, और वोल्गा कैस्पियन, वोल्गा रिवर भी कैस्पियन में है। ठीक है, और अरल सागर के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है भाई, अमू दरिया और सिर दरिया से जो पानी आता था उनको इन्होंने वाटर हार्वेस्ट, वाटर के लिए यूज़ कर लिया, सिंचाई के लिए यूज़ हुआ, तो पानी खत्म और ये सूख गया। झील में पानी तो नदियों से मिलता है बरसात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और स्वेज नहर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको पढ़िए और इसका सही आंसर मुझे बताइए। 5 4 3 2 1। तो बताइए इसका आंसर बताइए, क्या सभी सही है या सारे गलत है। चलो एक एक की पड़ताल करते हैं। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया था, दैट इज़ करेक्ट। इसका निर्माण एंग्लो फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, कब किया था, 1869 में। ठीक है, 1869 में जहाज़ों के लिए खोल दिया गया था। ओके, इसमें लंदन में भारतीय 6100 मील की, इसने लंदन में भारतीय पश्चिमी तट की दूरी लगभग 6100 मील की कमी हो गई, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और सुएज नहर पश्चिमी यूरोप को एशिया में ऑस्ट्रेलिया के मार्ग से जोड़ती है, दैट इज़ आल्सो करेक्ट। कि सुएज नहर मिस्र में तो है ही स्थित, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, पहली बात तो। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेप्सिस के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ और 1869 में जहाज़ों के लिए खोल दी गई। इसके बनने से यूरोप और एशिया तक पहुंचने का मार्ग 6100 मील कम हो गया लगभग। और पहले जो जहाज़ अफ्रीका, देखिए अफ्रीका में ये कैप ऑफ गुड होप है, कैप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता था यहाँ से, ये वाला मार्ग। अब ये रास्ता यहाँ से सीधा मार्ग मिल गया और विश्व व्यापार को तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ही इस चीज़ से। तो और हम कुछ चीज़ें देखिए, इसका मैप देखते हैं। सबसे मानव निर्मित जल मार्गों में से है, देखिए यहाँ से ये मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी
और ये यहाँ से इंडियन ओशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से शिप एंटर किया हुई हो गया, पोर्ट सही से एंट्री होती है और यहाँ से एंट्री होके और रेड सी में निकलते हुए इंडियन ओशन में। ठीक है, सुएज कैनाल जो है ये इजिप्ट में स्थित है और मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है। और हम इससे रिलेटेड आसपास के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहली बात तो इंटरेस्टिंग बात यह कि ये नो लॉक कैनाल है। देखिए, नो लॉक कैनाल का मतलब ये है कि देखिए ऐसे लॉक बने होते हैं, मान लो ये कैनाल है, सिर्फ इसमें एंटर किया, इसका जलस्तर ऊपर था, फिर इसका जलस्तर कम था तो सिर्फ आगे मूव कर दिया, इसका जलस्तर को इसको बढ़ा देते हैं जलस्तर को, इस वाले को, फिर इस वाले को कम कर देते हैं ताकि शिप आगे मूव कर जाए, फिर इसका घटा देते हैं ताकि मूव इसका कर जाए, तो ऐसे मूव करता है। और ये सिस्टम है पनामा में, ठीक है। लेकिन इसमें ये लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेडिटेरियन सी और रेड सी का जो वाटर लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली उनका जो लेवल है समान है, तो इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अभी रिसेंटली एक इवेंट हुई, यहाँ पे घटना हुई थी 2021 में, उसको बोलते हैं एवर गिवन शिप। एक्चुअली क्या हुआ कि सुएज नहर में इसके फंस जाने से, इस शिप के फंस जाने से वैश्विक व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, अच्छे से नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस तैयार करते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और मैं इन्हीं से बना रहा हूँ। और आप मुझे बताइए कि सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? मेडिटेरियन और भूमध्य सागर। सुएज नहर किस देश में स्थित है? करेक्ट, इजिप्ट। सुएज नहर में लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर को जलस्तर लगभग समान है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर वहाँ पे है ना, अपने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, इसको जोड़ती है। और अगर महासागरों की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। और सुएज नहर बंद हो जाए तो जहाज़ों के पास कौन सा वैकल्पिक विकल्प लेना पड़ेगा बताइए? ये वाला केप ऑफ गुड होप वाला, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, RS में तो पूछे ही जाते हैं सुएज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन, पर यूपीएससी में इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। सुएज नहर वर्सेस पनामा नहर, ग्लोबल ट्रेड रूट कौन कौन से हैं, चौक पॉइंट्स, एवर गिवन इंसिडेंट, इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हमें नहरों को मैप पर ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी नहर किस देश में है, कितनी बड़ी नदी है, उसका व्यापारिक महत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए, फिंगर्स झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? उंगलीनुमा क्षेत्र कहाँ स्थित है? 5 4 3 2 1। इसका आंसर तो सही कर दिए होंगे आप। क्या है बताइए? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। हाँ ठीक है, लेकिन आपने क्या इसको फिंगर लेक के नाम से किया या ग्रेट लेक के नाम से? दोनों में अंतर है, समझते हैं। ठीक है, ग्रेट लेक क्या है, फिंगर लेक क्या है? क्योंकि ग्रेट लेक्स तो इसकी USA और कनाडा के बॉर्डर पे है, तो इसका आंसर तो USA है। ठीक है, चलो फिंगर लेक क्या है? फिंगर लेक क्या है? न्यूयॉर्क में राज्य में स्थित लंबी और सक्रिय झीलों का एक समूह है। ठीक है, अगर हम इनको ऊपर से देखें तो झीलें ऐसे दिखती हैं जैसे किसी हाथ की उंगलियां हों, इसलिए इनको फिंगर लेक बोलते हैं। ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं, ये वाली। और कुल 11 लेक्स हैं। कितनी लेक्स हैं? 11। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन पूछे? देखिए, ये रिच है फॉर एग्रीकल्चर, स्पेशली अंगूर की खेती के लिए। और जब अंगूर की खेती होगी वहाँ पे नेचुरली वाइन प्रोडक्शन या वाइन इंडस्ट्री लगनी है। और वाइन कितनी एक्सपेंसिव है नहीं जानते? देखना कितनी एक्सपेंसिव है। यूपीएससी
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो कि फेमस टोपोग्राफी से रिलेटेड हो, मैप बेस्ड हो और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो। ज़्यादातर मैप बेस्ड क्वेश्चन के दो कारण होते हैं, या तो वो उसका जियोपॉलिटिकल महत्व है या उसका इकोनॉमिकल महत्व है। ठीक है, तो हम आपको मैप दिखाते हैं। फिंगर लेक्स जो रीजन है ये से न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए फिंगर लेक्स, ये सारे लेक्स 11 लेक्स हैं। ठीक है, हेमलॉक, कैनेडिक, तो ये सारे लेक्स ये हैं, इनको यहाँ देखिए। बट इनका क्या है, वाटर लेवल अब डाउन होने लगा है। ये हम उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ये ग्लेशियल फॉर्मेशन की बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये एक्टिव आइस है, मान लो ये कोई पहाड़ है जिसमें बर्फ़ का, इसमें से अगर पत्थर तलछट वगैरह के साथ एक बांधनुमा एक संरचना बन जाती है, उसको हम मोरेन बोलते हैं। और होता क्या है, एक तरह से बैरियर का काम करता है। अगर इसके पीछे पानी भर जाए तो ये एक अच्छी झील बना सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बर्फ़ यहाँ छूट गई मान लो, और उसके ऊपर मान लो पत्थर वगैरह एकत्रित हो गए, मिट्टी पत्थर चट्टान वगैरह जो भी इसके पीछे हो गए, तो इसे हम डेड सी बोलेंगे। लेटर ऑन ये इसका बर्फ़ पिघल जाएगी और ये भी एक तरह से लेक बना देगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि बर्फ़ से मोरेन और डेड सी, ये आउट वॉश प्लेन से डेड सी, डेड आइस से लेक और मोरेन से लेक बनती है। ठीक है, अब हम ये ग्रेट लेक्स ही हैं। हाँ, ऊपर थे। तो जो मोरेन है ये नेचुरल डैम का काम करते हैं। किसका? नेचुरल डैम की तरह काम करते हैं। इनके पीछे अगर पानी जमा हो जाएगा तो झील बन ही जाएगा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और जो डेड आइस है, ये वाली डेड आइस कुछ समय बाद इनका दबा हुआ जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं पिघलने स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ बर्फ़ थी वहाँ गहरा गड्ढा बन जाएगा, और फिर वो लेक में फिर बरसात वगैरह में पानी सूखने पर फिर बरसात वगैरह में पुनः पानी भर जाएगा, उसको हम बोलेंगे ग्लेशियल लेक। ओके, तो आपने ये ग्रेट लेक्स हैं और ये है अपनी फिंगर लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं। देखिए ये यूएसए नेचुरली काफ़ी गिफ्टेड कंट्री है। हम देखते हैं हॉलीवुड वगैरह में कि लेक्स के पास ही मकान वगैरह बनाते हैं और वहीं के पास उनको फूड वगैरह सी फूड अवेलेबल होता है, तो नेचुरली काफ़ी इनरिच कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नहर है और ये किससे जोड़ती है? कील नहर, सू नहर, पनामा नहर और स्वेज नहर। शायद आप इसमें दो तो कर ही लोगे, भूमध्य सागर, लाल सागर और एल्ब और बाल्टिक, अटलांटिक प्रशांत और सुपेरियर झील और ह्यूरन। तो आप ये करिए। देखिए हम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें ना हो। क्या पता है नेक्स्ट ट्रिक आरपीएससी या यूपीएससी ये कर सकता है कि कोई ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं और वो एक तरह से ट्रैप हो। तो आपका समय 5 4 3 2 1। ओके, तो इसका आंसर बताइए। अच्छा, कील नहर एल ज्वार नदमुख एल एस्चुरी को जोड़ती है, एल एस्चुरी में बाल्टिक सागर को। सू नहर हो गई सुपीरिया झील और ह्यूरन को। पनामा आपको बताए थे, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, स्वेज भूमध्य सागर में लाल सागर। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे हो सकता है, ट्रिक मिल जाएगी। जैसे मान लो हम पनामा स्विच को जानते हैं, तो सी में अपने पास ऑप्शन 3 ठीक है 2 है, और 4 में ऑप्शन 4 सॉरी डी में ऑप्शन ए, और पनामा में ऑप्शन
3, तो ये आ गया, ये ऑप्शन हो गया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इनमें फंसे हैं कब, ऑप्शंस आपको जानने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप एडवांटेज होगी अगर आपको चीज़ें पहले से ज़्यादा पता होगी। तो चलते हैं, काम की बातें करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है कील रिवर जो है जर्मनी में स्थित है और नॉर्थ सी क्षेत्र को बाल्टिक सी से जोड़ती है। देखिए यहाँ पे है ये जर्मनी है पूरा यहाँ पे, और ये नॉर्थ सी से ये बाल्टिक सी को जोड़ रही है। ठीक है, सू नहर जो है ये अमेरिका में सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। देखिए सुपीरियर लेक एरा और ह्यूरन लेक एरा और सू कैनाल एंड लॉक। ठीक है, और पनामा अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इससे हमें दक्षिण अमेरिका के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और स्वेज नहर जो है वो हम पढ़े थे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इससे हम यूरोप की और एशिया की व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, यूरोप एशिया की, है ना। तो हम बताए थे पहले आपको कि यूपीएससी को मैप्स, कैनाल्स, चौक पॉइंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है उनका, और आरपीएससी भी उसी पे चलने की संभावना ज़्यादा है। तो सुएज कैनाल इजिप्ट में हम है, और पनामा जो है ये पनामा सिटी के नाम से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, कील जो है जर्मनी में स्थित है और विश्व की सबसे व्यस्त कृत्रिम नहरों में से एक है। ठीक है, बिजिएस्ट आर्टिफिशियल लेक, वन ऑफ दी। और सो यूएसए और कनाडा ग्रेट लेक सिस्टम में स्थित है। ठीक है, ग्रेट लेक्स को हम आगे पहले कर चुके हैं। तो सुएज नहर हो गया अपना। सुएज नहर को हम बोलेंगे यूरोप और एशिया का ट्रेड इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस बताइए, जब आप दीजिए। यूपीएससी के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं और आरपीएससी के लिए भी होंगे। सुएज नहर किस में? मिस्र में। पनामा नहर किन दो महाद्वीप महासागरों जोड़ती है? कील नहर किस देश में है? विश्व व्यापार के दो प्रमुख चौक पॉइंट कौन से हैं? सुएज नहर और पनामा नहर। चौक पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट अगर जिनको हम चौक यानी ढूंढना, अगर हम उनको रोक दें तो व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। सुएज नहर और पनामा नहर। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को देख लीजिए आप, वो चौक पॉइंट बनी गया एक तरह से। और ग्रेट लेक्स में नौबैन के लिए महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? वो है सू कैनाल। ओके, तो हमें अगर ये सुएज नहर, पनामा, नील और सुएसी नहरें अगर नक्शे पे याद हो जाएगी तो हमारे पास जो वाटर वेज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस नदी और झीलों के हो गए जो आरएस में अब तक आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि 30 मिनट में ही सारे क्वेश्चन हम कराएं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।